हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मैं हूं आपके साथ शताक्षी सिंह। आज तारीख है 17 नवंबर की और दिन है शुक्रवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। कहीं फायरिंग तो कहीं चली तलवारें। मध्य प्रदेश चुनाव के बीच जमकर हुई हिंसा, कई लोग घायल। छत्तीसगढ़ में वोटिंग का समय समाप्त, अभी भी लाइन में लगे हैं लोग। धरसींवा में हुई सबसे ज्यादा वोटिंग। ओवैसी ने कांग्रेस पर लगाए धोखा देने के आरोप, कहा इस पार्टी का अपने वादे पूरा न करने का है पुराना इतिहास। टाइम 100 क्लाइमेट सूची में 9 भारतीयों के नाम शामिल। अजय बांगा, भाविश अग्रवाल समेत कई लोगों को मिली जगह। भारत हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सहयोग और समावेश का समर्थक रहा। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में बोली रुचिरा कंबोज। भारत पे के को फाउंडर अशनीर ग्रोवर को एयरपोर्ट पर रोका, एक्स पर पोस्ट शेयर कर खुद दी जानकारी। दुनिया भर में कम नहीं हो रही टाइगर 3 की दबंगई, ओवरसीज में भी उड़ा रही गर्दा। वर्ल्ड कप फाइनल के लिए अहमदाबाद तैयार, खास सुविधाओं का रखा गया है ख्याल। इसके अलावा आज इस खास एपिसोड में बात करेंगे उस भारतीय नर्स की जिसको यमन में मृत्यु दंड मिला है। उनकी मां लगातार गुहार लगा रही है। क्या है ये पूरा मामला? इस एपिसोड को अंत तक सुनिए। इस एपिसोड के अंत में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से निमिषा प्रिया को यमन में मृत्यु दंड मिला है। फिलहाल नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जारी है। दोपहर 1 बजे तक लगभग 45% वोटिंग हो चुकी है। चुनाव के बीच कई जगहों पर हिंसा की घटनाएं भी देखने को मिली हैं। कहीं फायरिंग तो कहीं पथराव हुआ। इन घटनाओं में कई लोग घायल भी हुए। चुनाव के दौरान कई मतदान केंद्रों पर पथराव भी हुआ, जिसमें मुरैना का दिमनी, भिंड का मनहद गांव शामिल है। इस हिंसा में कई लोग घायल हो गए। भिंड में तो भाजपा प्रत्याशी राकेश शुक्ला को ही चोट आ गई। मतदान के बीच महू में हिंसा भड़क गई। महू में तलवारबाजी की घटना देखने को मिली। यहाँ 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाया है। वहीं बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ में मतदान की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज यानी 17 नवंबर को मतदान हो रहा है। 7 नवंबर को पहले चरण में 20 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। बची सभी 70 सीटों पर आज मतदान हुआ। इसमें पाटन, अंबिकापुर और सक्ती विधानसभा समेत कई सीटों पर कांटे की टक्कर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है। वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को कांग्रेस पर आरोप लगाया। ओवैसी ने कांग्रेस को लेकर कहा कि कांग्रेस का अपने वादों को पूरा न करने का इतिहास पुराना है और सबसे पुरानी पार्टी पर लोगों को धोखा देने का आरोप भी लगा दिया। कांग्रेस ने कर्नाटक में 5 गारंटी की तर्ज पर तेलंगाना में 6 चुनावी गारंटी की घोषणा की और आश्वासन दिया कि अगर वो तेलंगाना की सत्ता में आती है तो वो उन्हें राज्य में लागू करेगी। उन्होंने कहा ये चुनावी मौसम है, वो मनमर्जी से वादे कर रहे हैं। ये बात अलग है कि उन सभी पर अमल होता है या नहीं। आप कर्नाटक में देख सकते हैं, वादे के बाद गरीब बच्चों की स्कॉलरशिप कम कर दी गई, किसानों के लिए बिजली नहीं है। हैदराबाद के सांसद ने यहां पीटीआई से कहा कि कांग्रेस के वादे कभी पूरे नहीं होते, वो धोखा देने के लिए वादे करते हैं और यही उनका इतिहास है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने तेलंगाना राज्य आंदोलन के दौरान कई जानमाल की हानि के लिए भी माफी मांगी है। इस पर ओवैसी ने कहा कि सबसे पुरानी पार्टी को देर से ही इसका एहसास हुआ। वहीं टाइम 100 क्लाइमेट लिस्ट में 9 भारतीयों का नाम शामिल है। मैगजीन की ओर से गुरुवार को जारी लिस्ट में दुनिया भर के सीईओ, संस्थापक, नीति निर्माता और सरकारी अधिकारी शामिल हैं। ये 30 नवंबर से यूएई में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले आई है। इसमें अजय बंगा, भाविश अग्रवाल, राजीव जे शाह, गीता अय्यर, जिगर शाह, मनोज सिन्हा, एम संजयन, सीमा वाधवा, अमित कुमार सिन्हा शामिल हैं। अजय बंगा जून में विश्व बैंक के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। उन्होंने नए मिशन की शुरुआत की है जिसमें जलवायु परिवर्तन से लड़ते हुए गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य है। वहीं ओला इलेक्ट्रिक के सीईओ भाविश अग्रवाल दुपहिया वाहनों को इलेक्ट्रिक में तब्दील करने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र की, जहां पर भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के दौरान अपने संबोधन में कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सहयोग, समावेश और परामर्शात्मक दृष्टिकोण का हमेशा से हिमायती रहा है। उन्होंने कहा कि हम बहुपक्षवाद में विश्वास करते हैं, इसीलिए चाहते हैं कि परिषद में सुधार कर न्याय संगत प्रतिनिधित्व किया जाए।
भारत की स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि अगर हम लंबे समय से लंबित इन मुद्दों को नहीं सुलझाएंगे तो ये हमारे समर्पण और सुरक्षा परिषद के प्रारूप के लिए बड़ी असफलता होगी। वहीं भारत पे के फाउंडर अश्नीर ग्रोवर पर 80 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी का मामला चल रहा है। इस साल मई में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई। इसके बाद अक्सर अश्नीर ग्रोवर सोशल मीडिया पर इस मामले की सफाई देते हुए कुछ न कुछ पोस्ट करते रहते हैं। अश्नीर ग्रोवर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि उन्हें और उनकी पत्नी को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका गया। दरअसल वो पत्नी के साथ न्यूयॉर्क जा रहे थे। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उनकी फ्लाइट थी। अश्नीर और उनकी पत्नी को एयरपोर्ट पर दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने रोका। बताया जा रहा है कि ईओडब्ल्यू ने लुकआउट सर्कुलर के तहत उनको रोका था। अश्नीर ने सोशल मीडिया पोस्ट कर बताया कि मई में एफआईआर दर्ज होने के बाद से वो कई बार विदेश यात्रा कर चुके हैं। उन्हें एलओसी जारी होने की कोई पूर्व सूचना नहीं थी। उन्हें एलओसी सम्मन शुक्रवार को एयरपोर्ट से घर पहुंचने के बाद मिला है। वहीं बात कर लेते हैं मनोरंजन जगत की। देखिए, सलमान खान की पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खास कमाई नहीं कर पाई थी, लेकिन टाइगर की तीसरी फ्रेंचाइजी ने सारी कसर पूरी कर ली है। सल्लू मियां की हालिया फिल्म टाइगर 3 रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। 5 दिनों में फिल्म ने 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। मनीष शर्मा के निर्देशन में बनी टाइगर 3 को दिवाली के मौके पर रिलीज करना बेहद फायदेमंद साबित हुआ और नतीजन फिल्म ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ के साथ ओपनिंग की। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर में भी सलमान खान का क्रेज नेक्स्ट लेवल दिखा। सलमान खान, कटरीना कैफ और इमरान हाशमी का एक्शन अवतार देख फैंस की आंखें फटी की फटी रह गईं। लोगों ने एक्शन सीन्स की तुलना तो हॉलीवुड तक से कर डाली। लोगों ने एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है की तरह टाइगर 3 को भी दुनिया भर से बहुत प्यार मिला और बॉक्स ऑफिस के आंकड़े इस बात के सबसे बड़े गवाह हैं। मेकर्स ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक सलमान खान की टाइगर 3 ने 5 दिनों में दुनिया भर में 300 करोड़ रुपए का ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है। ओवरसीज में ये आंकड़ा 71 करोड़ का है। अब बात कर लेते हैं खेल जगत की। देखिए, वर्ल्ड कप 2023 फाइनल के लिए अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम पूरी तरह से तैयार है। 19 नवंबर को क्रिकेट महाकुंभ का खिताबी मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। स्टेडियम के बाहर और अहमदाबाद शहर भर में पुलिस का कड़ा पहरा बिछा दिया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले फाइनल मैच के लिए भारी संख्या में दर्शकों के आने की उम्मीद है। ऐसे में गुजरात प्रशासन ने किसी तरह की हानि ना हो, इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मैच के दिन के लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2 आईसीयू हॉस्पिटल बनाए गए हैं। इसके लिए 60 मेडिकल स्टाफ स्टैंड बाय पर रहेंगे। जागरण गुजराती के मुताबिक फाइनल मैच देखने के लिए आम जनता के साथ साथ वीवीआईपी भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जुटते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के अलावा उद्योगपति, फिल्मी हस्तियां, पूर्व क्रिकेटर और बाकी राजनेता मैच देखने आ सकते हैं। पुलिस तंत्र द्वारा सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक कार्य योजना बनाई गई है। तो ये तो थी देश और दुनिया की खबरें। अब बात कर लेते हैं निमिषा प्रिया की, जिनको यमन में मृत्यु दंड की सजा मिली है। यमन के सुप्रीम कोर्ट ने केरल की एक भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा के खिलाफ दाखिल याचिका को 13 नवंबर को खारिज कर दिया है। दरअसल निमिषा को एक यमनी नागरिक की हत्या के आरोप में 2017 से देश में कैद किया गया है। सरकार ने गुरुवार को उच्च न्यायालय में बताया कि अंतिम निर्णय अब यमन के राष्ट्रपति पर निर्भर होगा। निमिषा प्रिया की मां की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से 1 हफ्ते के अंदर निर्णय लेने को कहा है। निमिषा प्रिया को यमन नागरिक तलाल अब्दो मेहदी के कब्जे से अपना पासपोर्ट वापस पाने के लिए उसे नशीला इंजेक्शन लगाया था। हालांकि ओवरडोज होने के कारण उसकी मौत हो गई, जिसके बाद निमिषा को 2018 हत्या का दोषी बता दिया गया। निमिषा की उसकी सहकर्मी हना, जो कि खुद एक यमनी नागरिक है, उसने भी निमिषा की मदद की थी। दरअसल महादी के शव को पानी की टंकी में फेंकने से पहले उसके शरीर के टुकड़े किए गए थे, जिसके बाद हन्नान को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। प्रिया की मां ने इस साल की शुरुआत में दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया और भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा प्रतिबंध के बावजूद यमन की यात्रा करने की अनुमति मांगी और अपनी बेटी को बचाने के लिए ब्लड मनी पर बातचीत की। बता दें कि किसी अपराधी या उसके परिवार द्वारा पीड़ित के परिजनों को दी गई राशि को ब्लड मनी कहा जाता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र से निमिषा की मां के यमन जाने के अनुरोध पर 1 सप्ताह के अंदर निर्णय लेने का आग्रह किया है।
निमिषा की मां ने इस साल की शुरुआत में दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अरब राष्ट्र में चल रहे गृह युद्ध के कारण 2017 से भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा प्रतिबंध के बावजूद यमन की यात्रा करने की अनुमति मांगी। वकील सुभाष चंद्रन केआर द्वारा प्रस्तुत याचिकाकर्ता ने पहले अदालत से अनुरोध किया कि उनकी बेटी को बचाने का एकमात्र तरीका है कि पीड़ित परिवार को उससे संपर्क करने दिया जाए। गुरुवार को केंद्र के वकील ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि हाल ही में जारी अधिसूचना के तहत यमन के लिए यात्रा प्रतिबंध में ढील दी जा सकती है, जिससे भारतीय नागरिकों को विशिष्ट कारणों और सीमित अवधि के लिए देश की यात्रा करने की अनुमति मिल सकती है। पहले की याचिका में यह आरोप लगाया गया था कि मृतक मेहदी ने यह दिखाने के लिए जाली दस्तावेज बनाए थे कि उसने निमिषा से शादी की थी और उसके साथ दुर्व्यवहार कर उसे मानसिक रूप से परेशान किया था। यानी निमिषा को काफी ज्यादा प्रताड़ित किया गया था, जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया और अब इसको लेकर उन्हें मृत्यु दंड की सजा दी गई है। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण खबरनामा।